नमस्कार मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री बी आर अम्बेडकर। और आज भीमराव अंबेडकर के साथ ही हमारा जो ये तीसरा जो पॉइंट था, नेशनल मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद एंड बी आर अम्बेडकर, ये आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ साथ लगभग हम जो इंडियन हिस्ट्री जो है, भारत के लेवल का जो इतिहास है वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम राजस्थान का जो इतिहास कला संस्कृति है उसको स्टार्ट कर देंगे। तो चलते हैं आज के हमारे पांचवें जो क्रांतिकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सबसे पहले इनके जन्म की हम बात करते हैं। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मूह नगर सैन्य छावनी में हुआ था। तो इनके जन्म की हम बात करते हैं तो दिनांक है 14 अप्रैल 1891 और मध्य प्रदेश के मूह नगर की सैन्य छावनी में हुआ था। क्योंकि इनके जो पिता थे, इनके जो पूर्वज थे, वो ब्रिटिश सेना में हमेशा कार्यरत रहे थे और उसी क्रम में इनके जो पिता थे वो भी मूह नगर की सैन्य छावनी में तैनात थे और इसी वजह से यहीं पर उनका निवास था और यहीं पर उनका जन्म हुआ था। इनके पूरे नाम की हम बात करते हैं तो इनका पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। यहाँ पर रामजी जो शब्द है ये इनके पिताजी का नाम है, क्योंकि दक्षिण भारत की एक परंपरा है कि खुद के नाम के साथ अपने पिताजी का नाम वहाँ पर जोड़ करके लिखा जाता है। तो पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। रामजी इनके पिता का नाम है। बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। इनको किस नाम से प्रसिद्धि मिली है? बाबा साहेब अंबेडकर। बचपन के नाम की हम बात करें तो इनके बचपन का नाम था भीवा। तो इस तरह से यहाँ पर तीनों नाम मैंने आपके लिए दिए हैं। पूरा नाम दिया है, किस नाम से ये प्रसिद्ध है वो नाम दिया है, और बचपन के इनका क्या नाम था, बचपन में इनको किस नाम से पुकारा जाता था वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका जो जन्म है हिंदू महार जाति में हुआ था। तो कौन सी जाति में इनका जन्म हुआ था? महार जाति में हुआ था। उस समय अछूत कही जाती थी। तो जिस समय इनका जो जन्म हुआ था या फिर उससे पहले भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो समाज है, उसमें महार जाति को अछूत माना जाता था, अनटचेबल माना जाता था। इसी वजह से इन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। तो ये आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा होगा कि जो भीमराव अंबेडकर का जो मुख्य जो आंदोलन था, मुख्य जो लड़ाई थी, वो केवल छुआछूत के खिलाफ थी। क्योंकि इनके खुद का जो जन्म है वो एक ऐसी जाति में हुआ था जिस जाति को अछूत माना जाता था, हेय की दृष्टि से देखा जाता था। और इसी वजह से हर जगह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी इस समस्या का सामना करना पड़ा, भेदभाव का सामना करना पड़ा। तो जाति की हम बात करें तो कौन सी जाति में इनका जन्म हुआ था? महार जाति में। जो चीज़ मैंने अभी बताई उसको मैंने पॉइंट में लिखा भी है कि बाबा साहेब की जो मुख्य लड़ाई है वो दलितों, अछूतों के लिए थी। उनका जो उद्देश्य है वो छुआछूत खत्म करना और दलितों के अधिकारों की रक्षा करना था। तो हमारा जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित व्यक्तियों को हमें पढ़ना है। तो जिस समय भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, भारत के आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसी समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो दलितों की लड़ाई लड़ रहे थे। और प्रमुख प्रमुख जो जहाँ भी इनको मौका मिला, इन्होंने दलितों की जो आवाज़ है वो रखी, दलितों की आवाज़ को उठाया। तो इस समय आप देख सकते हैं कि इनकी जो प्रमुख जो लड़ाई थी, प्रमुख जो आंदोलन था वो किसके लिए था? छुआछूत को ख़त्म करने के लिए और दलितों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। शिक्षा की हम बात करते हैं तो सतारा नगर में शासकीय हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में इन्होंने प्रवेश लिया। तो प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त करी थी? तो महाराष्ट्र के सतारा नगर में शासकीय हाई स्कूल से इन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करी थी। और इस स्कूल में हम बात करें प्रवेश की तो इन्होंने प्रवेश कब लिया था? 7 नवंबर 1900 को। ये डेट इसलिए हमें याद रखनी है क्योंकि 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं वर्तमान में पूरे के पूरे महाराष्ट्र में 7 नवंबर को जो डेट है उसको किस रूप में मनाया जाता है? विद्यार्थी दिवस के रूप में। और इसके पीछे का जो कारण है वो यही है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी दिन महाराष्ट्र के जो सतारा नगर का जो हाई स्कूल था, शासकीय हाई स्कूल था, उसमें प्रवेश लिया था। इसीलिए इसके प्रवेश दिवस को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो इनकी जो माध्यमिक शिक्षा है वो मुंबई के शासकीय हाई स्कूल से हुई थी। तो सतारा के हाई स्कूल से इनकी प्राथमिक शिक्षा हुई थी और मुंबई के शासकीय स्कूल से इनकी माध्यमिक शिक्षा हुई थी। बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की परीक्षा पास करी थी। तो बीए की हम बात करें तो आर्ट्स में इन्होंने जो बीए किया था वो राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र से किया था और कौन से विश्वविद्यालय से किया था, बॉम्बे विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए यानी स्नातक की परीक्षा पास की, स्नातक की शिक्षा प्राप्त करी थी। 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और वहाँ न्यूयॉर्क में स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करी थी। तो इस तरह से देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा का भी इनका पता है कि कहाँ से प्राप्त करी थी, माध्यमिक शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त करी थी, स्नातक की परीक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त करी थी और स्नातकोत्तर की जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, इन्होंने कहाँ से प्राप्त करी थी। वो सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। बात करते हैं 1916 की। तो 1916 में तीसरे शोध कार्य, जिस शोध कार्य का नाम था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, के लिए अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त करी। तो इनके नाम के आगे जो डॉक्टर शब्द लगा हुआ है, वो जो डॉक्टर की जो उपाधि इन्होंने प्राप्त करी थी वो भी इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से ही प्राप्त करी थी। और इन्होंने अपना जो शोध है वो तीसरा शोध कार्य वहाँ पर सबमिट किया था। और कब किया था? 1916 में। और उस तीसरे शोध कार्य का नाम था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास। 1927 में शोध कार्य प्रकाशन के बाद अधिकृत रूप से डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। और इनका जो ये शोध है ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, इनको फाइनल रूप से इन्होंने कब सबमिट किया था, इनका जो प्रकाशन कब हुआ था? 1927 में। और 1927 में ही इन्हें अधिकृत रूप से, आधिकारिक रूप से डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। उसके बाद में इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाने लगा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी इन्होंने स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है। तो जिस तरह से कोलंबिया से इन्होंने स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करी है, उसी तरह से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी इन्होंने स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि स्नातकोत्तर की शिक्षा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहाँ कहाँ से प्राप्त की है, या फिर जो विकल्प चयन वाले प्रश्नों में भी आ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातकोत्तर की परीक्षा प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की और डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करी। तो वहाँ पर हमें कौन सा वाक्य सत्य है, कौन सा सत्य है, ऐसे वाक्यों में भी इन पॉइंटों की वहाँ पर हमें आवश्यकता होती है। इसलिए आपको दोनों ही पॉइंट याद रखना है कि दोनों ही जगह से इन्होंने स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है। नेक्स्ट पॉइंट में 20 जुलाई 1924 को इनके द्वारा मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया। तो आप देख सकते हैं कि जो सभा है उसका नाम ही ऐसा है, बहिष्कृत, यानी जिन लोगों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था उनके हितकार के लिए हितकारिणी सभा का इन्होंने गठन किया था। तो ये इम्पोर्टेंट कदम है छुआछूत के क्षेत्र में और शोषित वर्ग के उद्धार के क्षेत्र में, उनकी लड़ाई के क्षेत्र में इनका जो प्रमुख कदम था उसकी जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। ये 20 जुलाई 1924 को। यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। जैसे हर व्यक्ति के बारे में हमने पढ़ा है कि इसने कौन कौन से संगठनों की, कौन कौन से समुदायों की इन्होंने स्थापना करी है, कब करी है, कहाँ करी है। तो सारी चीज़ें हमें जिस तरह से पिछले जो टॉपिक पढ़े थे वहाँ पर मैंने आपको बताया था, उसी तरह से बाबा साहब के बारे में भी हमें याद रखना है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहाँ पर की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। और कब की गई थी? तो डेट हमें याद रखनी है, 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। आगे हम बात करते हैं तो 4 जनवरी 1925 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा के तहत सोलापुर में वसति गृह की स्थापना की गई, जो गरीब छात्रों को निवास, भोजन, कपड़े और अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाती थी। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इन्होंने जो 1924 में
जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी थी, उसका उद्देश्य था कि दलितों के लिए या फिर दलित छात्रों के लिए वसति गृह यानी हॉस्टल टाइप की जो संस्थाएं वो स्थापित की जाए, जगह जगह लाइब्रेरी स्थापित की जाए, छोटी छोटी पाठशालाएं स्थापित की जाए, ताकि इनको भी शिक्षा से जोड़ा जा सके और शोषित वर्ग भी शिक्षा प्राप्त कर सके। तो इसी क्रम में एक सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, जो प्रमुख है, वो यही है कि 4 जनवरी 1925 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा के तहत ही सोलापुर में, ये भी दक्षिण का एक स्थान है, सोलापुर में वसति गृह की स्थापना की गई। और वसति गृहों की जो उद्देश्य था वो क्या था कि जो भी गरीब छात्र हैं उनको निवास उपलब्ध करवाया जाए, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाए, उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था की जाए और उनके लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है यही बनता है कि सोलापुर में वसति गृह की स्थापना कब की गई? 4 जनवरी 1925 को। या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा गरीब छात्रों को निवास, भोजन, कपड़े, अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी संस्थाओं की स्थापना की गई थी? तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा वसति गृह की स्थापना की गई थी। और किस संगठन के अधीन की गई थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा के तहत इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि 13 मार्च 1927 को समता सैनिक दल नामक सामाजिक संगठन का निर्माण किया। तो देख सकते हैं कि फिर जैसे इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी, तो उसके आगे ये उत्तरोत्तर अपने इस संघर्ष में बढ़ते गए और अनेक संगठनों की इन्होंने स्थापना करी। तो उसी क्रम में हम बात करते हैं 1927 की। तो 13 मार्च 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कौन से संगठन की स्थापना की गई थी? तो आपको याद रखना है, समता सैनिक दल नामक सामाजिक संगठन की स्थापना की गई थी। यहाँ से भी ठीक वैसा ही प्रश्न बनता है कि समता सैनिक दल नामक सामाजिक संगठन की स्थापना या निर्माण किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और कब किया गया था? 13 मार्च 1927 को। इसका जो उद्देश्य था वो था उत्पीड़ित वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा। तो आप देख सकते हैं कि सारा जो इनका जो उद्देश्य था वो यही था कि जो शोषित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो दलित हैं, जो अनटचेबल है, जिसके साथ छुआछूत और भेदभाव किया जाता था, उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके और समाज में उनको बराबरी का दर्जा मिल सके। इनका एक वाक्य भी है, उसी समय जब इन्होंने देखा कि भारतीय समाज में छुआछूत बहुत ही अधिक व्याप्त है, बहुत ही गहराई तक व्याप्त है, तो इन्होंने कहा है कि छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। तो इन्होंने देखा कि जो उस समय हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था, तो दोनों स्थितियों की जब इन्होंने तुलना करी तो इन्होंने उस गुलामी से भी ज़्यादा खराब किसको बताया? छुआछूत को। तो ये वाक्य आ जाए तो आपको बताना है कि किसके द्वारा ये वाक्य कहा गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये वाक्य कहा गया है कि छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही साउथ बरो समिति ने प्रमुख विद्वान के तौर पर इन्हें आमंत्रित किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि 1919 का जो अधिनियम बनाया गया था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो साउथ बरो समिति के द्वारा। तो साउथ बरो समिति ने भारत से कौन से विद्वान को आमंत्रित किया था? तो इस समिति ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय समुदाय से आमंत्रित किया था साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए। और इस आमंत्रित समिति में अंबेडकर ने दलितों और शोषित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत करी। तो यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है कि प्रथम बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों और शोषित वर्ग के लिए प्रथम निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत कहाँ पर करी थी? तो 1919 का जो अधिनियम बनाने वाली जो समिति थी, साउथ बरो समिति, उसके सामने इन दोनों चीज़ों की उन्होंने वकालत करी थी कि ये दो चीज़ हमारे समाज में होनी चाहिए ताकि इनको भी आगे जा कर के इसका लाभ मिल सके और ये समाज में अपना उचित दर्जा प्राप्त कर सके। 1920 की बात करते हैं तो 1920 में बम्बई से साप्ताहिक पत्र मूक नायक का प्रकाशन शुरू किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका ये पत्र था, मूक नायक, जिसका अर्थ होता है गूंगा नायक। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि मूक नायक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? हमारे ऑप्शन में मिलेंगे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हमें आंसर देना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा।
कब से किया गया था इसका प्रकाशन? 1920 में इसका प्रकाशन किया गया था। और कहाँ से किया गया था? मुंबई से इसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्र पत्रिकाएं निकाली। तो अभी हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था कि 1920 में इन्होंने मूक नायक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो न केवल इन्होंने मूक नायक बल्कि अन्य इनके प्रसिद्ध 5 और पत्र इन्होंने निकाले थे। तो पहला उनमें अभी हम पढ़ चुके हैं, मूक नायक है, दूसरा है बहिष्कृत भारत, तीसरा है समता, चौथा है प्रबुद्ध भारत और पांचवा है जनता। तो यहाँ से भी सेम प्रश्न बन सकता है कि किसी का भी नाम देकर के और प्रश्न पूछ सकता है कि जनता जो पत्रिका है वो किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, किसके द्वारा निकाली गई थी, या फिर बहिष्कृत भारत पत्रिका का संबंध कौन से आंदोलनकारी से है, समता और प्रबुद्ध भारत पत्र का किससे संबंध है। तो आपको ये पांचों नाम याद रखना है कि जो पांचों पत्र पत्रिकाएं हैं इनका संबंध जो है वो किससे रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्नों को भी हमारी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये पांचों आपको नाम याद रखना है। 1925 की हम बात करें तो 1925 में इन्हें साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी समितियां बनाई जाती थी, जो भी आयोग बैठाए जाते थे, उन सभी में भीमराव अंबेडकर को आमंत्रित किया जाता था। तो पीछे हमने देखा था कि 1919 के अधिनियम की जो निर्माण करने वाली जो समिति थी उसमें भी इन्हें आमंत्रित किया गया था। और 1925 में जो साइमन कमीशन है उसमें काम करने के लिए इनको नियुक्त किया गया था। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि साइमन कमीशन में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया था? तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1 जनवरी 1818 को हुआ था कोरेगांव महाराष्ट्र में, तो उस युद्ध में मारे गए महार सैनिकों के सम्मान में 1 जनवरी 1927 को समारोह का आयोजन किया। तो अपने जो जाति के जो सैनिक जो मारे गए थे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1 जनवरी 1818 को हुआ था, उनकी स्मृति में इन्होंने कोरेगांव विजय स्मारक में समारोह का आयोजन भी किया था ताकि इनको उत्साह से भरा जा सके और इनको इनकी वीर गाथा की याद दिलाई जा सके और इनको भी लड़ाई के लिए तैयार किया जा सके। 25 दिसंबर 1927 में हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनु स्मृति की प्रवृत्तियों को जलाया। तो जो प्रतियां थी, बहुत सारी प्रतियां इन्होंने इकट्ठी करी और अनेक अनुयायियों के साथ मिलकर के और मनुस्मृति की हजारों प्रतियों को इन्होंने जलाया। तो ये तारीख आपको याद रखना है 25 दिसंबर 1927 को। और इसी वजह से 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में घोषित किया गया। याद रखना है मित्रों, 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस। तो ये दिवस क्यों घोषित किया गया था? क्योंकि 25 दिसंबर 1927 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने हजारों अनुयायियों के साथ अनेक प्रतियों को जलाया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1930 में अंबेडकर ने काला राम मंदिर सत्याग्रह आरंभ किया था और इस सत्याग्रह को आरंभ करने का जो कारण था वो यही था कि इस मंदिर में दलितों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो दलितों को प्रवेश न दिए जाने के कारण जो दलित वर्ग था उसमें इस मंदिर के प्रति आक्रोश था, लेकिन आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई थी कि इस विरोध के प्रति हम क्रांति कर सके, आंदोलन कर सके। तो इसी चीज़ में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत आगे निकले और 1930 में जाकर के इन्होंने काला राम मंदिर सत्याग्रह नाम से एक सत्याग्रह आरंभ किया था। तो ये नाम आपको याद रखना है कि काला राम मंदिर सत्याग्रह किसने शुरू किया था, किसके द्वारा चलाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। कब चलाया गया था? 1930 में। क्यों चलाया गया था? क्योंकि इस मंदिर में दलितों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो 1930, 31, 32 में हुए थे, इन्होंने भाग लिया था, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था और अछूतों के हित की बात यहाँ पर रखी थी। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि कौन से भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। कब कब हुए थे? पहला हुआ था 1930, 1931 और तीसरा 1932।
और हर गोलमेज सम्मेलन में इनका जो मुख्य मुद्दा था, इनकी जो मुख्य वकालत थी वो क्या थी? अछूतों के हितों की बात रखना। और मैं पहले ही बता चुका हूँ इनकी जो मुख्य लड़ाई थी वो छुआछूत और शोषित वर्ग को ऊंचा उठाने की, उनको आगे लाने की इनकी लड़ाई थी। 1932 की हम बात करते हैं तो 1932 में महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसको पूना पैक्ट भी कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंबेडकर ने सांप्रदायिक पंचायत के विचार को त्याग दिया था। तो जो सांप्रदायिक निर्वाचन का जो अलग से अधिकार जो देने की बात की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, तो उसकी वजह से महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था जेल में ही, और उनकी बात को मान करके और दोनों के बीच में 1932 को पूना समझौता, पूना पैक्ट होता है, जिसकी जो कंप्लीट जानकारी है पूना पैक्ट की वो महात्मा गांधी वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। तो यहाँ से भी यही प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1936 में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 14 अक्टूबर 1956 को कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो लास्ट में आप देख सकते हैं कि भारत को आज़ाद होने के बाद में 14 अक्टूबर 1956 को ये हिंदू धर्म को त्याग देते हैं और अपने हजारों अनुयायियों के साथ ये बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। और उसी वर्ष यानी 1956 के वर्ष में ही उन्होंने अपना अंतिम लेखन कार्य बुद्ध एंड हिज धर्म पूरा किया था। तो यहाँ से ये पॉइंट मैंने इसीलिए शामिल किया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अंतिम लेखन है, अंतिम कृति है, वो कौन सी है? बुद्ध एंड हिज धर्म इनकी लास्ट कृति है। और ये कब लिखी गई थी? 1956 में, जब इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। गांधी और कांग्रेस के नमक सत्याग्रह की इन्होंने आलोचना करी थी। यानी गांधी के द्वारा जो नमक सत्याग्रह चलाया गया था, नमक आंदोलन चलाया गया था, उसकी भी इन्होंने आलोचना करी थी, समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 13 सीटें इनकी पार्टी जीतती है। कौन सी पार्टी से इनका संबंध था? मैंने लास्ट में उस पार्टी का नाम भी यहाँ पर लिखा है। तो उस पार्टी से इन्होंने कितनी सीटें जीती थी? 13 सीटें ये जीत कर आए थे। और अंबेडकर को कहाँ से जीतने का मौका मिला था? तो अंबेडकर को बॉम्बे विधानसभा से चुना गया, यानी बॉम्बे विधानसभा से ये विधायक बन करके और चुने गए। कब? 1937 में। तो कितनी सीटें जीती थी? 13 सीटें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि पहला लोकसभा चुनाव इन्होंने 1952 में लड़ा था। और कहाँ से लड़ा था? बॉम्बे उत्तर से ये लड़े थे, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार नारायण काजोलकर से ये हार गए थे। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको इसीलिए मैंने इसको नोट्स में शामिल किया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लोकसभा चुनाव कहाँ से लड़ा था? 1952 में बॉम्बे उत्तर से ये चुनाव लड़े थे और इनको यहाँ सफलता प्राप्त नहीं होती है। इस चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ता है। और ये किससे हारते हैं? तो कांग्रेस के उम्मीदवार थे नारायण काजोलकर, उनसे इनको हार का सामना करना पड़ता है। 1952 में राज्यसभा के ये सदस्य बनते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य कब बनते हैं? 1952 में। 29 अगस्त 1947 को संविधान की मसौदा समिति यानी संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष पद पर इनको नियुक्त किया जाता है। जो हम संविधान का निर्माण आदि में भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी, ये संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के प्रथम कानून मंत्री और न्याय मंत्री भी कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये शॉर्ट पॉइंट है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे या भारत के प्रथम न्याय मंत्री कौन थे? तो भी हमारा आंसर होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो भारतीय संविधान के जनक भी हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मृत्यु की हम बात करते हैं तो इनकी जो मृत्यु है वो 6 दिसंबर 1956 को हो जाती है। 1990 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया जाता है। और मैं अभी आपको चर्चा कर रहा था कि राजनीतिक दल जो इनसे संबंध रखते थे, तो कौन से राजनीतिक दल थे? इनका जो प्रमुख राजनीतिक दल था वो था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, दूसरा था स्वतंत्र लेबर पार्टी जिसकी इन्होंने स्वयं स्थापना करी थी, हम पढ़े भी हैं नोट्स में, और तीसरी थी भारतीय रिपब्लिकन पार्टी। तो तीनों पार्टियों से इनका संबंध था। कांग्रेस से इनका कभी संबंध नहीं रहा है। कांग्रेस का लगभग इन्होंने विरोध ही किया है। जैसे ऊपर हमने देखा था कि इन्होंने कांग्रेस का और गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह था उसका इन्होंने आलोचना करी थी, विरोध किया था।
तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित प्रमुख प्रमुख पॉइंट। अब लास्ट में हम देखते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं, क्योंकि सभी की रचनाएं हमने देखी हैं, पुस्तकें हमें देखी हैं, ताकि पुस्तकों से रिलेटेड प्रश्न भी हमारा सही हो। तो यहाँ पर एक लिस्ट है जिसमें प्रमुख प्रमुख पुस्तकों का नाम यहाँ पर दिया गया है। वैसे भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, बहुत सारी इन्होंने रचनाएं की हैं। तो यहाँ पर प्रमुख प्रमुख पुस्तकों के नाम हैं, और दूसरी तरफ ईयर ऑफ पब्लिकेशन, यानी किस साल ये पब्लिकेशन इनका हुआ था, संपादन हुआ था। तो पहली बुक है नेशनल पार्ट ऑफ इंडिया। तो पहली चीज़ तो हमें यही याद रखनी है कि ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। ऐसा प्रश्न आएगा तो इन किताबों के नाम आपको याद होंगे, तभी हमारा प्रश्न सही होगा कि ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई किताबें हैं। तो पहली बुक है नेशनल पार्ट ऑफ इंडिया, ये 1916 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी है कास्ट इन इंडिया एंड दियर मैकेनाइजेशन, यानी भारत में जातियाँ और उनका मशीनीकरण। तो ये कब प्रकाशित हुई थी? 1916 में। तीसरी किताब का नाम है स्मॉल एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड दियर रेमेडीज, ये 1917 में प्रकाशित हुई थी। ओरिजिनल हीरो वीकली, ये 1920 में प्रकाशित हुई थी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इम्पीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ये 1921 में प्रकाशित हुई थी। रुपीज़ प्रॉब्लम ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, ये 1923 में प्रकाशित हुई थी। इमरजेंस ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ये 1925 में प्रकाशित हुई थी। और बहिष्कृत भारत, ये साप्ताहिक समाचार पत्र था जो अभी ऊपर हमने देखा, ये 1927 में प्रकाशित हुआ था। जनता, ये भी हमने पढ़ा, ये भी साप्ताहिक था, 1930 में। कास्ट ब्रेक, ये 1937 में लिखा गया था। यूनियन वर्सेज इंडिपेंडेंस, ये 1939 में प्रकाशित हुआ है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये 1940 में प्रकाशित हुआ है। श्री गांधी एंड द लिबरेशन ऑफ अनटचेबल्स, ये 1942 में प्रकाशित हुआ है। रानाडे, गांधी एंड जिन्ना, ये 1943 में प्रकाशित हुआ है। तीनों के ऊपर लिखी गई ये किताब है, रानाडे पर, गांधी जी पर और जिन्ना पर। वाट डिड कांग्रेस एंड गांधी डू फॉर द अनटचेबल्स, अछूतों के लिए कांग्रेस और गांधी जी ने क्या किया, ये इनकी प्रमुख किताबों में इसको गिना जाता है। ये 1945 में प्रकाशित हुई थी। आगे है हु एंड हाउ द शूद्राज, शूद्र कौन है और कहाँ से कैसे आए हैं, ये इनके प्रमुख किताबों में भी इसको शामिल किया गया। ये है 1948। महाराष्ट्र लिंग्विस्टिक प्रोविंस, ये 1948 में प्रकाशित हुई थी। लॉर्ड बुद्धा एंड हिज रिलीजन, जो हम पढ़ी हैं कि इनकी लास्ट जो कृति थी, जब इन्होंने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो अंतिम इनका जो लेखन था, अंतिम जो इनकी पुस्तक थी, वो थी लॉर्ड बुद्धा एंड हिज रिलीजन, महात्मा बुद्ध और उनका धर्म। ये 1957 में प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने कंप्लीट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कवर करने का प्रयास किया है एक ही वीडियो में। और इसी के साथ हमारे जो पांचों जो राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में जो व्यक्ति थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है। महात्मा गांधी हमने कंप्लीट कर लिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमने कंप्लीट कर लिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमने कंप्लीट कर लिया है, मौलाना आज़ाद हमने कंप्लीट कर लिया है, और आज के वीडियो में हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? पहली बार हमारे चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की अच्छी तैयारी के लिए यहाँ से आप टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके और नोट्स की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।